हेलो एवरीवन, दिस इज सुपर 108 सीरीज। और आज अपन जो टॉपिक लेंगे वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके 108 एमसीक्यूज करेंगे और ये 108 एमसीक्यू अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आप लेवल 2 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये बेसिक लेवल है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? तो ऑप्शन ए टाइम की, ऑप्शन बी डिस्टेंस की, ऑप्शन सी सनलाइट इंटेंसिटी या ऑप्शन डी मास। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है ये पूछा जाता है। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? आंसर इज लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अगर मान लीजिए जो फोटोन है, मतलब लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, वो मूव कर रहे हैं और 1 साल तक फोटोन मूव करता रहे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लेगा? तो डिस्टेंस कैसे निकालें? स्पीड इनटू टाइम। लाइट किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸। और कितने टाइम की बात चल रही है? कितने टाइम तक चलती रहे? 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365 डेज। एक दिन में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरह से 1 साल को सेकंड में बदल दिया। और जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये होता है 1 लाइट ईयर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू। 1 लाइट ईयर की क्या वैल्यू है? ऑप्शन 1 9.4607 × 10⁻15, ऑप्शन बी 1.5 × 10⁻11, ऑप्शन सी 3.08 × 10⁻16 या नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज 9.4 × 10⁻15 मीटर, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने करा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू। ऑप्शन ए 9.46 × 10⁻15 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 × 10⁻11 मीटर, ऑप्शन सी 3.08 × 10⁻16 मीटर या ऑप्शन डी नन। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? तो करेक्ट आंसर है 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है इसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पारसेक इज इक्वल्स टू। 1 पारसेक किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 × 10⁻11 मीटर, ऑप्शन सी 3.08 × 10⁻16 या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज सी 3.08 × 10⁻16 मीटर। वैसे 1 पारसेक होता क्या है? मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और कोई एक बहुत दूर एक पॉइंट है, मान लीजिए पी, उसको ज्वाइन कर दिया इन दोनों जगह से जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर एंगल अगर 1 सेकेंड का बन रहा है तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पारसेक। तो 1 पारसेक वह डिस्टेंस है जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क किसी जगह पे बना रहा है विथ एंगल 1 सेकेंड। इसे बोलते हैं 1 पारसेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पाउंड इज इक्वल टू। 1 पाउंड किसके बराबर है? जैसे आप केक लेने जाते हैं बाजार में तो पाउंड के फॉर्मेट में आप बोलते हैं आधा पाउंड का केक दे दो, 1 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो। तो पाउंड का मतलब क्या है? ऑप्शन ए 0.454 kg, ऑप्शन बी 110 ग्राम, ऑप्शन सी 250 ग्राम या इनमें से कोई नहीं। 1 पाउंड का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है 0.454 kg, मतलब करीबन आधा kg। 1 पाउंड का मतलब करीबन आधा kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ पाउंड इज
LB, P, PO या नन। जैसे मीटर के लिए M यूज़ करते हैं, किलोग्राम के लिए kg यूज़ करते हैं, है ना, सेकंड के लिए S यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पाउंड के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज LB। पाउंड के लिए LB यूज़ करते हैं, इसका पूरा नाम है लिब्रा, जिसको वेट कहा जाता है। तो पाउंड का सिंबल LB कहाँ से आया है? वर्ड लिब्रा से। अगला क्वेश्चन है 1 फुट इक्वल्स टू, 1 फुट किसके बराबर होता है? 12 इंच के बराबर, या 6 इंच के बराबर, या 8 इंच के बराबर, या नन। 1 फुट किसके इक्वल होता है? करेक्ट आंसर इज 12 इंच। 1 फुट का मतलब 12 इंच। तो 1 फुट का मतलब 12 इंच तो समझ गए, तो फिर 1 इंच का मतलब क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर, या 8, या नन। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? आंसर है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ इक्वल्स टू, 1 एकड़, एकड़ नाम सुनी रखा होगा आपने। तो ऑप्शन है 4046.856 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर एक ही बात है। 10,000 मीटर स्क्वायर, 1,000 मीटर स्क्वायर, या नन। 1 एकड़ किसके बराबर होता है? करेक्ट आंसर है करीबन 4,000 मीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बीघा इक्वल्स टू, बीघा नाम सुना ही होगा आपने। ऑप्शन है 2529.3 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, 1,000 मीटर स्क्वायर, या नन। 1 बीघा का मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर इज 2529.3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल्स टू 0.0929 स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर बोलो एक ही बात है। ऑप्शन बी 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 10.9, या नन। 1 स्क्वायर फीट के बारे में पूछ रहे हैं, 1 स्क्वायर फीट कितना होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0.0929, मतलब करीबन 0.1 मीटर स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज MLT, ML2T-1, M2L2T-1, या ML1T-1। तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? करेक्ट आंसर है ML2T-1। किस तरह से हुआ चेक कर लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, h इज प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट को h बोलते हैं। तो यहां से h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T-1। -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। दिस इज ML2T-2 + 1। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? ML2T-1। इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर, कितनी होती है? 7, 6, 5, 9, कितनी होती है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी? आंसर है 7। कौन कौन सी होती है? लेंथ होती है, मास होती है, टाइम होती है, टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर को यूनिट केल्विन लिख रहे हैं, है ना। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है, इसको मोल में नापते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होती है, इसको एम्पियर में नापा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी होती है, इसको किस में नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, केल्विन टेम्परेचर के लिए लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज फॉर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। इन्हें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, 10⁶ डाइन, 10⁷ डाइन, या नन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? करेक्ट आंसर है 10⁵ डाइन। कैसे होते हैं वो देख लीजिए। न्यूटन फोर्स की यूनिट है,
मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है, उसकी यूनिट है। मास को केजी में नापते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इस पूरी चीज़ को अपन न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, अब केजी का मतलब अपन अगर इसको सीजीएस यूनिट में बदलें तो केजी का मतलब 1000 ग्राम, मीटर का मतलब हो गया 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर ऐसे के ऐसे लिख दिया। तो कुल मिला के ये हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, इस तरह से अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल इक्वल्स टू ऑप्शन ए 10⁵ अर्ग, 10⁶ अर्ग, 10�7 अर्ग या नन। करेक्ट आंसर इज 10�7 अर्ग। कैसे हुआ ये देख लें। जूल को न्यूटन मीटर भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर ऐसे कैसे लिख दिया। अब केजी में होते हैं 1000 ग्राम, मीटर में होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर और है तो इसका मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया। तो ऊपर अगर कैलकुलेट करा जाए तो टोटल 10 पावर कितनी होगी, 3 4 5 6 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इस चीज को अर्ग बोला जाता है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर समझा कि कैसे हुआ 10�7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू ऑप्शन ए 5/18 मीटर पर सेकंड, 18/5, 1000 या नन। करेक्ट आंसर इज 5/18। कैसे हुआ वो चेक करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में का मतलब 1000 मीटर, और आर में होते हैं 60 × 60 सेकेंड। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 × 10, 2 3 × 6, दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 70 डाइन पर सेंटीमीटर, इन एमके सिस्टम इट्स वैल्यू इज। पहला ऑप्शन है 70 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन दूसरा है 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी है 7 × 10⁻², एंड डी ऑप्शन 7 × 10⁻3। क्या होगा आंसर, चेक करते हैं। आंसर देखने के लिए, अच्छा आंसर अपने पास क्या आया वो चेक करा अपन ने। आंसर आया 7 × 10⁻²। तो कैसे आया वो चेक करते हैं अपन। 1 न्यूटन का मतलब 10⁵ डाइन, यहाँ से अगर 1 डाइन की वैल्यू निकालें तो दैट इज 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर, दैट इज 10⁻² मीटर। तो अपने को क्वेश्चन में दे देगा 70 डाइन पर सेंटीमीटर, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 70 डाइन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻5 न्यूटन, और सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻² मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन को सॉल्व करना है। ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो दिस इज 70 × 10⁻⁵, और नीचे का -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 70 × 10 कितना हो गया, -3। अब ये 1 0 यहाँ से अगर अपन ऐड कर दें इसमें, तो दैट इज 7 × 10⁻²। इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इनकी डायमेंशन किसके सेम होगी, फोर्स के, प्रेशर के, वर्क के, मोमेंटम के, किसके सेम होगी। तो भाई वर्क करोगे तो एनर्जी तो चाहिए, है ना, वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो किसकी डायमेंशन सेम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। करेक्ट आंसर इज वर्क। तो वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इज mL2T - 2 mLT - 2 mt - 2 mLT। क्या होगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। करेक्ट आंसर इज mLT - 2, ये होगा सही आंसर। कैसे हुआ चेक करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास को नापते हैं kg मीटर पर, दिस इज मास kg, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मास को केजी में नापा जाता है, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है, केजी के लिए m, मीटर के लिए l, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, 4 ऑप्शन है, ml2t-2, mlt-2, mt-2 या mlt। क्या होता है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला? तो करेक्ट आंसर है ml2t-2। कैसे हुआ इसको अपन देखते हैं। एनर्जी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, तो एनर्जी को भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है, जैसे वर्क को लिखा जा सकता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है L1। तो कुल मिला के फोर्स के साथ एक L और लगा दिया, तो दिस इज ml2t-2। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इज ml2t-2, mlt-2, mt-2 या नन। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? तो सही आंसर है इनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर क्या होता है चेक करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सपोज करिए परपेंडिकुलर को मीटर में नाप रहे हैं, हाइपोटेनस को भी मीटर में नाप रहे हैं, तो क्या बचा यूनिट में? कुछ नहीं बचा, इसलिए इसको बोला डायमेंशन लेस, इसकी डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ml2t-2, mlt-2, mt-2 या नन। फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिंपल फॉर्मूला तो पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? 4 ऑप्शन सामने है, करेक्ट ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो दिस इज t-1, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 kg पर मीटर क्यूब या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी होती है 4 डिग्री पर? तो ये याद रख लें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोले तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को केजी पर मीटर क्यूब में बोले तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये पानी की डेंसिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, 1 वाट आर इक्वल्स टू, 1 वाट आर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁸ जूल, 3.6 इंटू 10⁻² जूल, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल या 10⁻³ जूल। 1 वाट आर किसके बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर है सी, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। कैसे हुआ वो चेक करते हैं। तो एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, 1 किलोवाट आर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। तो यहाँ किलोवाट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वाट की बात कर रहे हैं, तो किलोवाट हो गया 1000 वाट इंटू आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये 10⁻³ से 6 कट के 10⁻³ रह जाएगा, तो फाइनल आंसर 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज डिफरेंट डायमेंशंस? वर्क एंड एनर्जी, इसकी तो भाई सेम होती है, ये तो सही आंसर नहीं, दोनों की सेम होती है डायमेंशन। इम्पल्स एंड मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, इसे इम्पल्स कहते हैं। मास को केजी में नापते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, और फोर्स को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। सेकंड से सेकंड कटेगा, तो क्या इसका आंसर है केजी मीटर पर सेकंड, और उसका क्या है केजी मीटर पर सेकंड, ये तो सेम है डायमेंशन। तो क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर है? नहीं। चलिए अब देख लेते हैं। इसका फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब न्यूटन पर मीटर, इसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो क्या है करेक्ट आंसर? किन दो की डायमेंशन सेम नहीं दी है? आंसर इज सी। Now question 26, the equation of a state of some gases can be expressed as van der Waals equation, that is P plus A upon V square V minus B equals to RT। जहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है?
अगर टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लिखें तो उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, और ए बी आर कॉन्स्टेंट है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ए का बताना है। और अपने पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो किस तरह से आप बताना, देखिए अपन खाली इतना सा ले रहे हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही ए अपॉन वी स्क्वायर भी होगी, ये भी एज ए प्रेशर की तरह ही काम करेगा, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही जोड़ सकते हैं, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, तो मतलब समझ जाओ ए अपॉन वी स्क्वायर की जो यूनिट है ए अपॉन वी स्क्वायर की, वो प्रेशर की यूनिट के बराबर होगी, तभी तो ऐड हो सकती है। दो क्वांटिटी कब ऐड हो सकती है, जब दोनों की यूनिट्स बराबर हो, सेम हो, बाकी तो ऐड नहीं हो सकती। तो यहां तक अपन समझ में आ गया अपन को। अब ए वी फॉर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापते हैं और स्क्वायर और लगा हुआ है। प्रेशर की यूनिट, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो अपन को तो एक ही पता करनी है, न्यूटन को अपन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये मीटर स्क्वायर नीचे का लिख दिया ऐसे कैसे, ये मीटर 6 हो गया, ऊपर जाके हो जाएगा मीटर 6। अब ये मीटर 2 से ये 6 काटेंगे तो मीटर 4 रह गया, तो खाली क्या बच गया, केजी। मीटर कितने हो गए टोटल 5 और नीचे सेकंड स्क्वायर, तो मतलब एम एल कितना हो गया 5 और नीचे का सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t - 2। तो इस तरह से सॉल्व होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ml5 t - 2, ml5 t - 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी यूनिट है, चार्ज की है, पोटेंशियल डिफरेंस की है, एनर्जी की है, या मैग्नेटिक फोर्स की है, किसकी यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, इसके लिए आप एक डाटा याद रख लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो जूल तो किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20 डिविजन्स इन 4 सेंटीमीटर। अगर मान लें यहां से यहां तक ए से बी तक 4 सेंटीमीटर है और इसमें टोटल 20 डिविजन्स हैं बीच में, ठीक है, तो लीस्ट काउंट अपन को बताना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे 20 डिवीजन है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट होता है सबसे छोटा रीडिंग, ये एक ब्लॉक की रीडिंग, इसे लीस्ट काउंट कहते हैं। लोएस्ट रीडिंग, सबसे छोटी रीडिंग, एक ब्लॉक की रीडिंग। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो रीडिंग क्या है 4 सेंटीमीटर, और इसमें कितने डिवीजन है, 20 डिविजन्स है। 4 सेंटीमीटर कितने पार्ट में बटा हुआ है, 20, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5, या डिवाइड दें तो अपने पास कितना आएगा 0.2, इसका मतलब ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर पर डिवीजन। तो हर एक डिवीजन की रीडिंग कितनी हो गई, 0.2 सेंटीमीटर। तो इसे ही बोलते हैं लीस्ट काउंट, हर एक डिवीजन की रीडिंग। तो करेक्ट आंसर नन। तो क्या आंसर था 0.2, जो कि कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। ऑप्शन ए केजी, डेंसिटी, इंपल्स या एनर्जी। करेक्ट आंसर है केजी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। तो क्या है ये तो यूनिट है। डेंसिटी नाम है, इंपल्स नाम है फिजिकल क्वांटिटी का, एनर्जी नाम है, लेकिन किलोग्राम तो एक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ बॉडी इज 12 ग्राम। क्वेश्चन में क्या रखा है कि बॉडी का वेट 12 ग्राम है। बोल रहे दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर आगे बोल दिया कि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पूछ रहे कारण क्या है कि स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, करेक्ट सिंबल फॉर द यूनिट ऑफ वेट हैज नॉट बीन यूज्ड। वेट का जो यूनिट का सिंबल होता है वो यूज नहीं करा, ऐसा बोल रहे हैं। ऑप्शन बी, करेक्ट सिंबल ऑफ ग्राम इज जीएम। भाई ग्राम लिखा हुआ है, इन्होंने जीएम लिखना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ऑप्शन सी, द वेट शुड बी एक्सप्रेस इन केजी। बोल रहे हैं वेट को ग्राम में मत लिखो, केजी में लिखो, या नन ऑफ दीज। क्या सही आंसर, करेक्ट आंसर इज ए,
जो यूनिट लगा रखी है वो गलत है। क्या होनी चाहिए यहाँ पर यूनिट? न्यूटन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट में इसका क्या आंसर होगा? 13.6 ही होगा या 136 होगा या 13600 होगा या 1360 होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर इज 13600। चेक करते हैं आंसर किस तरह से करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर 13.6 अपन को दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 13.6 ग्राम को जब केजी में बदलते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर है अपने पास, तो सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ पर ऑप्शन में मीटर क्यूब के रूप में दे रखा है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदलें? सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है ना। तो इसको कैसे बदलें मीटर क्यूब में? इसको ऐसे बदलो। इसको बदलने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 1/100 1/100, तो नीचे 6 जीरो हो गया टोटल, ऊपर चल जाएंगे ये 6 जीरो। तो 13.6 इंटू 10⁻³ तो है ही, और ये 6 जीरो ऊपर और आगे, तो 6 और -3 कितने हो गए? +3 हो गए। और इसको 13600 भी कह सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10⁻² रह गए, तो 13600। अगला क्वेश्चन है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल, द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी 1/2, 2, 4 या 1/4। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर फोर्स और लेंथ दोनों की यूनिट को डबल कर दिया तो एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? आधी रह जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा 4 टाइम्स। कैसे होगा इसको भी अपन करके देखते हैं। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इंटू लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब बोल रहे हैं कि भाई फोर्स को कर दिया डबल, मतलब 2F लिख दिया, और लेंथ को क्या करा? उसको भी डबल कर दिया, मतलब 2L लिख दिया। तो नई एनर्जी कितनी हो गई? 2 to the 4 FL, मतलब 4 टाइम्स हो गई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन एज v² r, जहां पर v वेलोसिटी है, r रेडियस है। फोर्स, इंपल्स, नन या मोमेंटम, इनमें से किसकी यूनिट v²/r से मैच हो रही है? तो किसी की नहीं हो रही। चेक कर लेते हैं एक बार। तो v²r, v को मीटर पर सेकंड में नापेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, r को मीटर में, तो ये हो जाएगा m³/s²। तो इनमें से देखते हैं किसकी होगी m³/s²। फोर्स की तो न्यूटन होती है, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो फोर्स की तो सही नहीं है। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, मतलब फोर्स जो है इसी को टाइम से और मल्टीप्लाई कर दो, इसे इम्पल्स कहते हैं। तो देखो इसमें तो kg आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा, कहीं पे भी अलग ही आ रहा है बिल्कुल ही। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब kg इंटू मीटर पर सेकंड, तो ये भी नहीं आ रहा, तो तीनों ही नहीं आ रहे, इसलिए नन आंसर यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन एज प्लांक कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम अपॉन डिस्टेंस या फोर्स अपॉन डिस्टेंस। प्लांक कांस्टेंट की यूनिट किससे सेम है? करेक्ट आंसर है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो प्लांक कांस्टेंट की जो यूनिट है या डायमेंशन है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम से मैच हो रही है। चेक करते हैं कैसे। तो जो प्लांक कांस्टेंट होता है ना, वो आता कहाँ से है? जैसे आप जानते हैं कि E का फॉर्मूला h न्यू होता है, तो यहाँ से आता है प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला, h = E/न्यू। तो एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है। ये T ऊपर पहुँचा देंगे, तो ये हो जाएगा mL2T-2 के साथ एक T और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -1 रह जाएगा। तो ये तो प्लांक कांस्टेंट की अपने पास क्या आई? डायमेंशन। अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम सही आंसर आ रहा है, इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। मास होता है kg में, मतलब m, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, मतलब L T-1, और r मतलब डिस्टेंस,
ये किस में होता है, मीटर में, मतलब L, दिस इज M L2 T-1, इस तरह से मैचिंग हो गई है, M L2 T-1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी इवन व्हेन मेजर्ड क्वांटिटी इज नॉट डायमेंशनलेस। बोल रहे हैं कि भाई एक क्वांटिटी आ रही है वो डायमेंशनलेस है, लेकिन वो जिससे मिलके बनी है, जिन जिनको मेजर करके उसको अपन ने ऑब्टेन करा है, वो चीज़ें की डायमेंशन है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? एब्सोल्यूट एरर, ग्रॉस एरर, रिलेटिव एरर या एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये एरर है, इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, ये भी एरर है, इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, ये भी एरर है, इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, लेकिन ये रिलेटिव, जब भी रिलेटिव वर्ड आएगा तो कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एरर का मतलब आपने पढ़ा होगा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है और जो मीन वैल्यूज़ आ रही है उसका रेशियो, तो है तो ये भी एरर, नापेंगे मीटर या सेंटीमीटर में, है तो ये भी एरर, नापेंगे मीटर सेंटीमीटर या जो भी फॉर्मेट है जिसमें भी नाप रहे हो आप, सेकंड है, कुछ भी है, जो भी क्वांटिटी थी, कुल मिला के एरर की कोई ना कोई यूनिट होगी, और जो भी एवरेज वैल्यूज़ ले रहे हैं अलग अलग रीडिंग की, उसकी भी कोई ना कोई यूनिट होगी। तो इनकी तो डायमेंशंस हैं जो आपने मेजर करा, लेकिन इनका जो रेशियो करेंगे, रिलेटिव एरर आएगा, उसकी क्या डायमेंशन होगी? नो डायमेंशन। यही क्वेश्चन था कि वह क्वांटिटी यहाँ पर ढूंढनी है जिसकी खुद की तो कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन वो जिनसे मिलके बनी है उनकी डायमेंशन है। तो ये किससे मिलके बनी है? रिलेटिव एरर किससे मिलके बनी है? एब्सोल्यूट एरर से बनी है, उसकी यूनिट्स है। एवरेज वैल्यू से बनी है, उसकी यूनिट है, लेकिन रेशियो करेंगे तो नो यूनिट। तो कौन सा था डायमेंशनलेस क्वांटिटी? रिलेटिव एरर। अगला क्वेश्चन है, जीरो एरर बिलोंग्स टू। जीरो एरर नाम सुना ही होगा आपने। ये क्या है? कांस्टेंट एरर है, पर्सनल एरर है, एक्सीडेंटल एरर है या इंस्ट्रूमेंटल एरर है? जीरो एरर कहाँ पर आता है काम? कहाँ पर इसको आपने पढ़ा है जीरो एरर? तो आंसर है इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आता है जीरो एरर। अगला क्वेश्चन है, 0.98 माइनस 0.28 विथ रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? मतलब 0.98 में से माइनस कर दें 0.28 तो क्या आंसर आएगा? और जो भी है उसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में बताना है। तो 9 में से 2 गया 7, तो आंसर तो आया अपने पास 0.70। अब सब्ट्रैक्शन का रूल है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो काउंट करो। तो इधर फर्स्ट वाले में 2 डिजिट है, सेकंड वाले में भी 2 डिजिट है, दोनों में लीस्ट कितना है? 2 डिजिट। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ कितने डिजिट है? 2। तो ऐसा कहीं आंसर दिख रहा है क्या 0.70? कहीं नहीं दिख रहा। 0.70 कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज में क्या आंसर होगा? 0.70, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3.20 प्लस 4.80 इंटू 10⁵? तो इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो देखते हैं। 3.20 में क्या ऐड करना है? 4.80, 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 5 6 7 और 1 8 हो जाएगा। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? पॉइंट के बाद देखो कितने डेसिमल है। पहली क्वांटिटी में 2, दूसरे में कितने? 2, लीस्ट कितना है? कहने वाला 2 ही हो गए। तो लास्ट आंसर में भी कितने डिजिट होने चाहिए? 2। तो देखो 0 और 0 है 2, तो फाइनल आंसर इज 8.00। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 1 2 3। आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यू हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर? देखो पहला देखते हैं, 1 2 3 4, इसमें तो भाई 4 है। 1 2, इसमें तो 2 है। 1 2 3 4, इसमें तो 4 है। 1 2 3, इसमें कितना है? इसमें 3 है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 0.511। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है? न्यूटन, डेंसिटी, एनर्जी या इम्पल्स? डेंसिटी तो एक फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी भी एक फिजिकल क्वांटिटी, इम्पल्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन न्यूटन तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये तो यूनिट है। तो क्या होगा सही आंसर? न्यूटन। न्यूटन कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
क्वेश्चन 41, ए लेजर सिग्नल इज सेंड टुवर्ड द मून विथ स्पीड ऑफ c and return after t second. The distance of moon from the observer is. बोल रहे हैं कि एक लेजर सिग्नल फेंका गया मून की तरफ, मान लेते हैं मून है, और अर्थ से फेंका गया लेजर सिग्नल और वो रिटर्न हो गया, ऑब्जर्वर तक पहुंच गया, और कितनी देर लगी, जाने में आने में कुल मिला के t सेकंड लगा। तो अपने से पूछ क्या रहे हैं, और c स्पीड से जा रहा है, तो पूछ रहे हैं कि अपने से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस है। पहला ऑप्शन CT/4, CT/2, CT-2 या CT-1, क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर होगा CT/2। कैसे होगा चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपन को बोला था कि भाई ये मून है और ये अर्थ है, यहाँ से लेजर सिग्नल फेंका और वापस लौट के आ गया ऑब्जर्वर तक। t समय लगा जाने और आने में, भाई जाने में आने में t समय लगा। तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो किस स्पीड से फेंका था c, और कितने टाइम में वहां पहुंच गया। t टाइम में तो पूरा नीचे आ गया वापस सिग्नल, खाली ऊपर तक का टाइम देखो ना, ताकि यहाँ तक का डिस्टेंस पता चले, वरना डबल डिस्टेंस पता चल जाएगा तुम्हें। तो टाइम कितना लेंगे, t/2, इतने समय में तो ऊपर पहुंचा सिग्नल। तो करेक्ट आंसर इज CT/2। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इन मीटर क्यूब एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एरिया। तो अगर ऐसा हो तो वॉल्यूम क्या होगा? चार ऑप्शन है, 64 मीटर क्यूब, 1000, 216 या 512। तो अपने से क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल है, सरफेस एरिया के, न्यूमेरिकली इक्वल है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6s²। तो s² से s³ कटेगा तो एक s रह जाएगा, तो यहाँ से पता चला s6 है। तब पूछ क्या रहे हैं वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना जाएगा 216। अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ बॉडी इज 20 ग्राम। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? द करेक्ट सिंबल फॉर यूनिट ऑफ वेट हैज नॉट बीन यूज्ड। वेट का सही सिंबल यूज नहीं करा भाई इन्होंने। ऑप्शन बी, करेक्ट सिंबल फॉर ग्राम इज GM। ग्राम को इन्होंने G लिख दिया। ऑप्शन बी बोल रहा है GM होना चाहिए। ऑप्शन सी, वेट शुड बी एक्सप्रेस इन kg। बोले वेट को भाई kg में लिखते हैं, ऊपर ग्राम की जगह kg लिखो। या डी ऑप्शन नन। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वेट की प्रॉपर यूनिट नहीं लिखी गई है, न्यूटन होना चाहिए था या kg वेट होना चाहिए था। Now question 44. Question is given that displacement of a particle is x equals to a sin kt. भाई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है a sin kt, जहाँ पर t टाइम के लिए है, तो k की यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी, मीटर होगी, हर्ट्ज होगी, सेकंड होगी। हर्ट्ज का मतलब ध्यान रखना, हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड होता है। तो एक चीज़ तुम्हें पता होगी, ये साइन थीटा जो होता है डायमेंशन लेस होता है। मतलब अगर ये सेकंड है तो यहाँ पर ऐसी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए कि सेकंड से सेकंड कट जाए, डायमेंशन लेस। तो ऐसे क्या होनी चाहिए 1/सेकंड, तभी तो कट के डायमेंशन लेस हो जाएगा, तभी तो साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो इसका मतलब के क्या होना चाहिए ताकि पूरा अंदर का चीज डायमेंशन लेस हो जाए? तो 1/सेकंड, और 1/सेकंड क्या होता है? हर्ट्ज। क्वेश्चन 45, Which of the following is the unit of molar gas constant? जूल पर केल्विन पर मोल, जूल या जूल पर केल्विन या जूल पर मोल। गैस कांस्टेंट की यूनिट पूछी है, चार ऑप्शन सामने। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है जूल पर केल्विन पर मोल। कैसे हुआ ये भी समझे। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, जहां पर n नंबर ऑफ मोल होते हैं, T टेम्परेचर होता है, P प्रेशर, V वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क भी कहते हैं, तो वर्क हो गया nRT। तो R की यूनिट चाहिए, तो वर्क अपॉन मोल अपॉन ये एक और हो गया T फॉर टेम्परेचर। तो यहाँ पर वर्क को जूल में नापेंगे, N फॉर मोल, मोल को N को नंबर ऑफ मोल, M वो L लिखेंगे, और टेम्परेचर किस में नापते हैं? केल्विन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जूल पर केल्विन पर मोल। इस तरह से 45 क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। 46 क्वेश्चन 46 से अपने पास जो डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ
एंगुलर मोमेंटम इज सेम दैट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम ये अभी पहले भी आया था, प्लांक कांस्टेंट के इक्वल है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल था, अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया है, प्लांक कांस्टेंट के इक्वल है। क्या था प्लांक कांस्टेंट, E इक्वल्स टू एच न्यू अपन ने करा था, तो H प्लांक कांस्टेंट है E बाय न्यू, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr। एनर्जी की क्या थी डायमेंशन mL2t-2, फ्रीक्वेंसी 1/t था तो ऊपर t चले जाएगा, दिस इज mL2t-1। अब ये एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mvr बोलते हैं, मास की क्या है m, वेलोसिटी क्या है LT-1, डिस्टेंस क्या है L, कितना हो गया L, 2 हो गया, सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे अपन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, या ऑल ऑफ दीज। तो एंगल तो डायमेंशनलेस होता है भाई, एंगल तो डायमेंशनलेस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसे रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों ही डेंसिटी है, डेंसिटी की यूनिट से डेंसिटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या डायमेंशन बचेगी क्या, नहीं, ये तो डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन, ये क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है लेंथ में चेंज एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, या वॉल्यूम में चेंज एज कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है ये तो स्ट्रेन, तो लेंथ लेंथ, वॉल्यूम वॉल्यूम, जो भी चेंजेस हैं एज कंपेयर टू ओरिजिनल, इसका रेशियो होता है स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये मीटर क्यूब में, ये मीटर क्यूब में, कोई यूनिट बच रही है क्या, नहीं बच रही। एंगल की कोई यूनिट नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं, तो कौन है इसमें डायमेंशनलेस, सभी डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए हिल। मान लो ये हिल है और ये ऑब्जर्वर यहां पर है, ये डिस्टेंस पता करना है इनडायरेक्टली। कौन सा तरीका काम लेंगे, सोचें जल्दी, कौन सा तरीका काम आता है इसमें, यस, रिफ्लेक्शन या इको मेथड। क्वेश्चन नंबर 49, द एंगल मेड बाय टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड। क्या है भाई ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, ये डायमीटर बना दिया और ये अपोजिट एंड हो गए, ऑफ द मून, मून के डायमीटर के दो अपोजिट एंड, एट द अर्थ, अब ये अर्थ बना दिया। तो डायमीटर जो एंगल बनाते हैं किसी जगह पर, उसे क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, और अर्थ के रेस्पेक्ट में ये कितना होगा मून के लिए, ये दो चीजें पूछी गई है। तो डायमीटर जो एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर कहते हैं, और इसकी वैल्यू 0.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास इन केजी ऑफ मैन इज डैश, इलेक्ट्रॉन इज डैश एंड अर्थ इज डैश। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और एवरेज जो मैन का मास है वो 75 kg माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और अर्थ का मास क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझना है। तो इसको समझने के लिए आप ये देखें कि अपने को जो भी नंबर है, जैसे 75, 9.16 आगे का जो भी नंबर है, उसको अपन को कन्वर्ट करना होता है 0.5 से तो बड़ा और 5 के बराबर या छोटा। जब वो आगे का नंबर कन्वर्ट हो जाए उसके बाद 10 की पावर देखो, वो जो 10 की पावर होगी उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 75 इस रेंज में लाना है कहने का मतलब नंबर को। तो 75 को मैं लिख सकता हूँ 5 और 7 के आगे पॉइंट लगा दूँ, अगर ये पॉइंट लगा दूँ तो 10⁻2 लिखना पड़ेगा। अब ये नंबर, इसे नंबर, ये नंबर इस रेंज में आ गया क्या, 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा, बिल्कुल आ गया। तो अब 10 की पावर क्या दिख रही है 2, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब चलो इलेक्ट्रॉन का करते हैं। 9.1 ये तो भाई इस रेंज के बाहर जा रहा है, आपने तो क्या रेंज डिसाइड करी है 0.5 से तो बड़ा हो नंबर और 5 से छोटा। तो अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट को आगे खिसका देंगे, पॉइंट को आगे खिसका देंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.91 इंटू 10⁻30। तो अभी 0.91 आ गया क्या रेंज में, 0.5 और 5 के पीछे, हाँ बिल्कुल है। तो पावर कितनी दिख रही है -30। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, -30। अब चलो अर्थ की बात करते हैं 6, ये आगे का नंबर इस रेंज में है क्या 0.5 से 5 के बीच में, नहीं है, ये तो ज़्यादा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे 6 के आगे एक पॉइंट लगा देंगे, ऐसे पॉइंट लगाते हैं आगे तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, 24 में एक ऐड कर दो 25। अब 0.6 क्या ये इस रेंज में आ गया, 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा, बिल्कुल आ गया। तो अब ये 10 पावर कितनी है 25, तो दिस इज
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये करेक्ट आंसर, मैन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, इलेक्ट्रॉन का -30 और अर्थ के मास का 25। स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द डैश लॉ। स्प्रिंग बैलेंस किस लॉ पर वर्क करता है? भाई स्प्रिंग खिंचती है, एक्सटेंशन होता है, लोड लगाते हैं तो जितना ज़्यादा खिंचती है उतना ही ज़्यादा अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आता है। ये कौन सा लॉ है? यस, हुक्स लॉ। ये किसने दिया था? हुक्स लॉ। हुक ने बोला था जितना ज़्यादा एक्सटेंशन करोगे अंदर ही अंदर उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ए डैश क्लॉक इज द मोस्ट एक्यूरेट वन। कौन सी क्लॉक है जो मोस्ट एक्यूरेट है, जिसमें बहुत कम एरर होता है? तो करेक्ट आंसर है एटॉमिक क्लॉक, जिसमें सीजियम भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, द डैश एंड डैश मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर। कौन कौन से मास डिफर नहीं होते? तो कौन कौन से का मतलब अलग अलग तरीके से मास नापा हुआ है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे मास नापते हैं, बेसिकली वो पूछा जा रहा है। तो पहला है इनर्शियल मास और दूसरा ग्रेविटेशन। भले मास निकालो ऑब्जेक्ट का किसी भी तरीके से निकालो, इनर्शिया प्रॉपर्टी से निकालो, ग्रेविटेशन फोर्स से निकालो, मास तो मास ही, आंसर तो एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन, डैश इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो भाई पहले पता तो हो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है। अगर मान लो ये अपना अर्थ है, ये इसका पूरा फील्ड है, इसमें कोई दूसरा मास है m, तो अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रही है, फोर्स कितना लग रहा है किसी मास पर इन ग्रेविटी फील्ड। ये पूरा ग्रेविटी फील्ड है, यहाँ पर कोई मास पड़ा हुआ है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन मास इन ग्रेविटी फील्ड, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कोई ग्रेविटी फील्ड किसी मास पर कितना फोर्स लगा सकता है। तो इसकी डायमेंशन पूछ रहे हैं। फोर्स की तो अपन जानते हैं m(L(T)-2, और ये नीचे मास है इसकी m से m हट जाएगा, तो व्हाट इज द फाइनल डायमेंशन? m0, दिस इज m0 L(T)-2, m है ही नहीं, L(T)-2, तो करेक्ट आंसर m0 L(T)-2। नाउ क्वेश्चन 55, द रिलेटिव एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज कैन बी इंक्रीज बाय। अगर कोई सी भी डिवाइस की एक्यूरेसी बढ़ानी है, कोई सी भी डिवाइस की एक्यूरेसी, मतलब वो अपन को बारीक से बारीक चीज नाप के भी दे दे, एक्यूरेसी बढ़ने का मतलब ये है, ये छोटे से छोटी रीडिंग भी दे दे, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? यस, नंबर ऑफ डिविजन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे स्केल में। अगर स्केल में बहुत ज्यादा डिविजन्स होंगे तो छोटे से छोटा रीडिंग भी आप आराम से रीड कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, द रिलेटिव एरर डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन। भाई एरर कम होने लग जाते हैं अगर नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा हो, डिवाइस में बहुत बारीक बारीक डिविजन्स भी हो, आराम से अपन नाप लेते हैं हर चीज को। तो अगर बहुत सारे डिवीजन है तो लीस्ट काउंट का क्या होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है? भाई एक डिवाइस में तो मान लेते हैं 2 ही है डिवीजन्स, और उसी जैसी दूसरी डिवाइस में यहाँ पर इतने सारे छोटे 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 बहुत सारे डिवीजन है, तो किसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, पहले का दूसरे का? ऑब्वियसली दूसरे का, या पहले का? बताओ किसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, कौन ज्यादा लीस्ट काउंट वाला है? दिख रहा है ना भाई तुम्हें, ये तो इतना सा भी मेजर करके दिखा रहा है, ये तो इसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा है, ये तो छोटी छोटी चीजों भी नाप रहा है, और ये तो बड़ी बड़ा चीज नापेगा, बीच की चीज नहीं नाप पाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, लीस्ट काउंट पे क्या हुआ, बहुत सारे डिविजन्स करने से लीस्ट काउंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब देखो मीन वैल्यू और मेजर वैल्यू को डिफरेंस कर दें तो इसे क्या बोलते हैं? ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आप मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए। स्ट्रेस किससे रिलेटेड है ये पूछ रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी में से क्या है इसमें से आंसर? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम रेट चेंज ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स अपॉन टाइम का क्या फॉर्मूला है इनमें से? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दिख रहा है इनमें से? इंस्ट्रूमेंटल एरर किससे रिलेटेड है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये अपॉन है, अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, इसे क्या बोलते हैं? इनमें से कौन सी यूनिटलेस क्वांटिटी है?
डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, इसको किस यूनिट में नापेंगे, और लेटेंट हीट। ये ध्यान रखें, लेटेंट हीट क्या होता है, कितनी हीट दे रहे हैं यूनिट मास को ताकि उसकी स्टेट बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड में हो जाए या लिक्विड से गैस हो जाए, तो कितनी हीट दे रहे हैं, Q/m, इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पर मैच द कॉलम है, करेक्ट आंसर अपन को ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर, स्ट्रेस जो है उसकी यूनिट प्रेशर के यूनिट की बराबर ही होती है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस है भाई, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों डेंसिटी का रेशियो है, तो यूनिट आएगी नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, मतलब इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम अपॉन टाइम, रेट लिखा हुआ ना, टाइम रेट, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, देखो टी से टी कट जाएगा, किसके बराबर आ रहा है, फोर्स। डिस्टेंस की यूनिट किस में है, डिस्टेंस को एंगस्ट्रॉम में नाप सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तो प्लांक कांस्टेंट के बराबर है, इतनी बार आ गया है तो क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंटल एरर किससे रिलेटेड है, जीरो एरर। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100 क्या होता है, ये परसेंटेज एरर होता है। यूनिटलेस क्वांटिटी की क्या होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती। अर्थ और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस किस यूनिट में नापते हैं, बड़ी यूनिट में नापते हैं, मीटर किलोमीटर में नहीं नापते, लाइट ईयर में नापते हैं। लेटेंट हीट की यूनिट क्या है भाई, फॉर्मूला क्या था, Q/m, Q मतलब हीट या एनर्जी, एनर्जी का होता है mL2T-2, और नीचे मास है m, m से m हट जाएगा तो m0 L2T-2। क्वेश्चन 59, फिजिकल क्वांटिटीज आर, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर। ऑप्शन ए डिग्री रेडियन स्टेरेडियन, ये बेसिक क्वांटिटी है। ऑप्शन बी लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। हाँ भाई ये तो 7 बेसिक क्वांटिटी के नाम आ गए, ये तो सही दिख रहा है। पाउंड, डॉलर, रुपी, ये तो कहीं नहीं दिखा था। किलो, पाउंड, गैलन, ये भी कहीं नहीं पड़ा। बेसिक क्वांटिटी तो कहीं नहीं पड़ा, ये होता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ G इज mL2, m2L2T1, mL2T, mL2T-2 या नन। तो ये 4 ऑप्शन है, कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो भाई पहले फॉर्मूला तो पता हो तभी तो डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, ग्रेविटेशन फोर्स का, G m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां से G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL_T-2, डिस्टेंस का होता है L और स्क्वायर है तो L2, मास का kg मतलब mm, एक m से एक m हट जाएगा, अब जो बचा हुआ वो लिखना है। नीचे का m ऊपर जाएगा तो दिस इज m-1, ऊपर नीचे, ऊपर अगर देखा जाए L कितने हो गए हैं, 2 और 1 3, दिस इज L3 T-2, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ G इज, तो यहाँ पे नन आ गया आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज F इक्वल्स टू A प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम। तो बताना है A और B की डायमेंशन क्या होगी। 4 ऑप्शन है अपने पास, mL_T-1, mL_T0, mL_T-3, mL2T4, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी mL_T-3, mL_T-4, 4 ऑप्शन है। तो किस तरह से करेंगे वो देखिए। फोर्स इक्वल्स टू A प्लस BT स्क्वायर, तो ये भी फोर्स का ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ, ये भी फोर्स ही होना चाहिए, तभी तो इक्वल्स टू में फोर्स लिखा हुआ है। तो फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तभी तो फोर्स आएगा भाई। 2 kg में 3 kg जोड़ोगे तभी तो 5 kg आएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा 2 kg में 4 मीटर जोड़ दोगे तो 5 kg आ जाएगा, 6 kg आ जाएगा। तो kg में मीटर थोड़ी ना जोड़ेंगे, सेम चीज कोई जोड़ सकते हैं। तो फोर्स आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A की यूनिट भी फोर्स के बराबर है और BT स्क्वायर की यूनिट भी फोर्स के बराबर है। तो A की यूनिट फोर्स की यूनिट के बराबर है और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL_T-2, तो मतलब A की डायमेंशन mL_T-2 होनी चाहिए, तो वो तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब चलो BT स्क्वायर का चेक करते हैं। BT स्क्वायर की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो भी फोर्स के बराबर ही होनी चाहिए, मतलब mL_T-2 के बराबर ही होनी चाहिए। तो B की क्या हो जाएगी, mL_T-2, और ये T स्क्वायर को नीचे पूछाएंगे,
ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो MLT-2 और -2 -4 हो जाएगा। तो B की डायमेंशन MLT-4 होनी चाहिए, तो MLT-4 तो दिख रहा है, लेकिन A की MLT-2 तो दिख ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? नन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁻7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या होगी? 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कुछ भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कुछ भी नहीं। कैसे? तो फिर क्या होगा सही, चेक करते हैं। 10⁻7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन का मतलब क्या होता है? 10⁻−5 न्यूटन, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10⁻−4 मीटर स्क्वायर। तो -5 से 7 ये कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 10⁻4 माइनस का नीचे है, माइनस का 10⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻6। तो आंसर इज 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। भाई फंडामेंटल तो MLT ऐसे होती थी, इन्होंने बोला कि इनको ले लेते हैं, एक बार फोर्स को ले लेते हैं, एक्सेलरेशन को, टाइम को, इनको फंडामेंटल मान लेते हैं। तो पूछ रहे हैं अगर ऐसा हो तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा FAT के रूप में? ऑप्शन ए है FA²T, ऑप्शन बी है FAT², ऑप्शन सी है FA²T, ऑप्शन डी FAT। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज FAT²। अब कैसे होगा ये भी चेक कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे वर्क का होता है ना, तो अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर अपन एक काम कर सकते हैं, अपन ये जानते हैं एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी को यहां पर कन्वर्ट कर दिया एक्सेलरेशन इनटू टाइम में, तो क्या बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला? फोर्स का F लिख दिया, एक्सेलरेशन का A लिख दिया, टाइम का T, T² हो गया, तो FAT² इस तरह से अपना आंसर बना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64, इफ फोर्स F, वर्क W, वेलोसिटी V आर टेकन एज फंडामेंटल। इस बार क्या कर रहे हैं कि फोर्स को, वर्क को, V को, इनको फंडामेंटल मान लो। अगर मान लो तो बताओ कि टाइम का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इस हिसाब से। पहला ऑप्शन है WFV, दूसरा है WFV-1, तीसरा है W-1F-1V, और चौथा ऑप्शन है WF-1V-1। क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। किस तरह से होगा ये चेक करते हैं। देखिए, वर्क जो होता है इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से अपने टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन फोर्स इनटू वेलोसिटी। वर्क के लिए W लिख दिया, फोर्स ऊपर जाके F-1 हो जाएगा, V ऊपर जाके V-1 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T क्या हो गया? WF-1 V-1। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज सेम दैट। तो पहले तो पावर का पता होना चाहिए अपने को, वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है ML2 T-2 और टाइम होता है T। ये ऊपर जाएगा तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस इज ML2 T-3 हो जाएगा। ये होता है पावर। अब इनमें से किसका सेम है वो देखते हैं। तो फोर्स का तो है नहीं सेम, क्यों? क्योंकि फोर्स तो होता है ML-T-2। प्रेशर ये होता है फोर्स को एरिया से डिवाइड दे देते हैं, मतलब ML-T-2 अपॉन L2। एक L से एक L कट जाएगा तो बचेगा M L-1 T-2। तो ये भी नहीं है। चलो मोमेंटम देख लेते हैं। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है M, वेलोसिटी का होता है L-T-1 ML-T-1। ये भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव डिफरेंट डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, वोल्टेज। किनकी डिफरेंट डायमेंशन है? भाई इनके तो सेम है।
ये तो एनर्जी टू मूव चार्ज है, चाहे ईएमएफ हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये क्या होता है? चार्ज पार्टिकल को ले जाने में कितनी एनर्जी दे रहे हैं। तो इनकी तो सेम है, तो ये तो सही नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर ही होती है। तो मतलब इन तीनों की भी सेम ही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी सही नहीं है। अब हीट, एनर्जी, वर्क, इनकी तो सेम होती है डायमेंशन। अब डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी चेक कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? मान लीजिए एक चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है, इसे बोलते हैं डायपोल। एक प्लस और एक माइनस का सिस्टम को डायपोल कहते हैं। ये इनके बीच का सेपरेशन है। तो डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। अब ये फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, पाई सिंबल से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स किसी एरिया से जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स ऑन चार्ज। किसी चार्ज पार्टिकल पे कोई दूसरा कितना फोर्स लगा रहा है, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबके फॉर्मूले अलग अलग दिख रहे हैं, तो मतलब इनकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, Ma-1 T-2 is the dimensional formula of magnetic induction, self inductance, electric potential या electric field intensity। ये अपन को देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? किसी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू मूव चार्ज, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। फॉर्मूला ध्यान हो तो अपन फटाफट काम कर लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? करंट देने से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। फ्लक्स का मतलब क्या है? कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है किसी एरिया से। भाई कॉइल है, आप करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है करंट डालने से, इसे फ्लक्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बी। तो एक फॉर्मूला होता है F=BIL, तो यहाँ से V का फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं F/IL। तो ऐसे फॉर्मूले अगर अपन को पता है तो अपन को बताना है कि किसकी डायमेंशन ये होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट का चेक करते हैं, फोर्स अपॉन IL। फोर्स की होती है ML-T-2। I मतलब एम्पियर और L मतलब लेंथ। लेंथ से लेंथ कट गया, A ऊपर आएगा, दिस इज M A-1 T-2, M A-1 T-2। अरे भाई ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया अपन को सर, करेक्ट। तो किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब बी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 3-4 बार आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि फोर्स कितना लग रहा है किसी चार्ज पर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स का होता है ML-T-2, चार्ज का होता है एम्पियर इंटू सेकेंड मतलब 80, I होता है Q/T। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I × T। I को एम्पियर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में, तो एम्पियर सेकंड इसकी यूनिट हुई, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A, और सेकंड के लिए T। अब अगर ये ऊपर चले जाएं तो M हो जाएगा, L हो जाएगा, ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो मतलब T-3 हो जाएगा, और A ऊपर जाके A-1 हो जाएगा। तो ML-T-3 A-1 कहाँ है? ये कहीं दिख रहा है क्या? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं दिख रहा है ये ML-T-3 A-1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नन। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। वोल्ट किसकी यूनिट है? चार्ज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, एनर्जी की, या मैग्नेटिक फोर्स। इन चार में से बताना है वोल्ट किसकी यूनिट है। भाई चार्ज की यूनिट तो कूलम होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट टेस्ला होती है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स आर। मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सही है। किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है, बिल्कुल सही। सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है, एम्पियर भी है, केल्विन भी है, मोल भी है, कैंडेला भी है, ये तो सब फंडामेंटल यूनिट है।
देख लेते और भी कोई है क्या सही आंसर इसके अलावा। मीटर बिल्कुल है फंडामेंटल यूनिट, केजी भी है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है, गुलाम भी फंडामेंटल यूनिट है, केल्विन भी फंडामेंटल यूनिट है। गुलाम फंडामेंटल यूनिट थोड़ी ना है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। फंडामेंटल यूनिट तो एम्पियर होता है। चलो मीटर ये फंडामेंटल यूनिट है। न्यूटन, न्यूटन तो कहीं नहीं होती, 7 बेसिक क्वांटिटी होती थी ना, उन्हीं में से किसी का आंसर देना है, तो न्यूटन तो कहीं नहीं आता था। सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, कैंडल है, ये तो बाकी सब। मीटर एक बेसिक यूनिट है, केजी एक बेसिक यूनिट है, सेकंड एक बेसिक यूनिट है, एम्पियर, केल्विन, मोल सब बेसिक है। लक्स ये तो नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नाउ क्वेश्चन 72, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो भाई पहले अपन को विस्कोसिटी पता होना चाहिए, तभी अपन बताएंगे ना। तो ये जैसे लिक्विड की एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है, इसके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो ये उसको पीछे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से रोकना वाला फोर्स को विस्कोसिटी फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? कांस्टेंट, इसे बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एरिया, भाई एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, आगे बढ़ने से अच्छे से रोकेगी। वेलोसिटी, और सेपरेशन बिटवीन लेयर। ये फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स का। विस्कस फोर्स मतलब आगे बहने से रोकने का। किसी का विस्कस फोर्स ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो बात अलग है। जैसे आप शहद की बोतल को टेढ़ा करोगे तो धीरे धीरे शहद आएगा, और पानी की बोतल को टेढ़ा करोगे तो जल्दी आ जाएगा। इसका मतलब शहद में एक लेयर दूसरी लेयर को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा, तो ईटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इंटू सेपरेशन अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर अपन को यूनिट्स रख के देखना है क्या यूनिट होगी। एक यहाँ पर नन भी ऑप्शन अपन मेंशन कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अपने पास है। तो फोर्स को अपन क्या लिखेंगे? एम एल टी माइनस 2, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, दिस इज एल, एरिया मतलब एल स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1। देखो एल 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 स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बच रहा है वो लिखना है। एम बच रहा है, नीचे का एल ऊपर आएगा तो माइनस एल हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। टी पावर -1 ऊपर आएगी तो टी पावर +1 हो जाएगी, तो टी -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1। तो एम एल -1 टी -1। इस तरह से ये अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 0। मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ ये 0 0 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। मूव इन स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है चलो। इट्स कोऑर्डिनेटेड लेटर टाइम है √3, मतलब एक्स कंपोनेंट तो हो गया √3 और वाई हो गया 3। तो पूछ रहे हैं व्हाट एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, कितना एंगल बनाएगा। तो जहाँ भी ऐसे एंगल के काम आए तो tan थीटा लगा दो, बढ़िया रहता है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो tan थीटा लगाओ और आंसर आ जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर ऊपर 3 है, इसको √3 लिख सकते हैं। तो आगे अपने पास tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब tan की किसकी वैल्यू √3 होती है? क्या होगा करेक्ट आंसर? 30, 45, 60, 0। तो करेक्ट आंसर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट इज। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये पहले समझ ले। जो भी मीन वैल्यू है और जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है उसके डिफरेंस का मॉड, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। भाई बहुत सारी रीडिंग लेते हो, उसका कोई मीन निकलता है। अब हर एक रीडिंग को उसमें से डिफरेंस करके देखो कितना अलग आ रहा है आंसर, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग का एरर ये होता है ना। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट, यहाँ तक तो सही लिखा, एंड ट्रू वैल्यू यहाँ तक भी सही लिखा। ऑफ क्वांटिटी क्यूब्ड, अरे भाई क्यूब कहाँ से आ गया इसमें? कहीं दिखाई नहीं ऊपर तो क्यूब, तो मतलब ये तो सही नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट, हाँ भाई इंडिविजुअल तो लिखा हुआ है। ट्रू वैल्यू वो भी लिखी हुई है। स्क्वायर्ड, अभी स्क्वायर्ड कहाँ से लिख दिया बीच में, गलत है ये तो।
द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, टू का लिया मैंने तो एक ही लिया ना, दो दो का लेके क्या करेंगे, हर एक की रीडिंग का एरर चाहिए, दो दो का लेके क्या करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू, हाँ ये तो बिल्कुल ढंग से लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना लाइट ईयर। क्वेश्चन करने के लिए ये पता होना चाहिए कि लाइट ईयर का मतलब क्या होता है। शुरुआत में देखा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ से 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1/9.46 इंटू 10⁻15। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, करके देखें जल्दी से। करेक्ट आंसर इज 1.09 इंटू 10⁻16। अगला क्वेश्चन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के बराबर होगा। सॉल्व करिए जल्दी से। करेक्ट आंसर इज 3.88। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब। ये अपने पास एक क्यूब है, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब में। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर क्यूब में पूछा है तो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आंसर, 1/100 1/100 1/100, 10⁻6। Now next question, the relative density of lead is 11.3, its density is। तो क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ रिलेटिव डेंसिटी 11.3 दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपन को पता करना है, और पानी की डेंसिटी आपको याद रखनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो अपन को डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दैट्स मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर में पूछ रहे हैं तो एक काम करेंगे, रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10 कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेंटीमीटर को तो मिलीमीटर में बदल जाता है, और हाइट 10 सेंटीमीटर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिलीमीटर में बदल जाएगा। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। ये फॉर्मूला लगाएंगे और क्या आंसर आएगा, जल्दी से सॉल्व करें। करेक्ट आंसर इज 15072। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। डैश इज द टोटल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। वॉल्यूम चाहिए एक मोल का। जब भी एटम का वॉल्यूम निकालने को आए तो 4/3πr³ करना, और अगर एक मोल का निकालना हो तो ये तो एक एटम का आया है वॉल्यूम, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से और मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो करके देखें क्या आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 3.15 इंटू 10⁻⁻7। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर लाइट यूज करते हैं ना, करी होगी कभी ना कभी तो फुल फॉर्म सोचा इसका क्या होता है लेजर का। करेक्ट आंसर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये है लेजर का पूरा फुल फॉर्म। रेडार नाम भी सुना होगा भाई, दुश्मन देश का प्लेन आ रहा है, न्यूज में सुना होगा रेडार ने कैच करा, सिग्नल कैच करे। तो क्या है पूरा नाम रेडार का। करेक्ट आंसर इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऐसी एक डिवाइस लगती है शिप में, सोनार कहते हैं, सबमरीन्स में, शिप में समुद्री गहराई नापने के लिए या दुश्मन देश की पनडुब्बी की लोकेशन पता करने के लिए।
एक डिवाइस होती है, सोनार कहते हैं। व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? सोनार का पूरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है 1 रेडियन किसके बराबर होता है? ये ध्यान रखना है, सर्कुलर एंगल होता है रेडियन, पूरा जो 360 डिग्री होता है ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये सर्कल में पूरा का पूरा जो 360 है, पूरा का पूरा जो 360 है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 रेडियन की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने आंसर आएगा 57.27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? सेम इसी तरह से करेंगे जैसे अभी करा। 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो जाएगा 2 पाई बाय 360 रेडियन, या इसको पाई बाय 180 भी कहते हैं। जब अपन पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और 180, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.74 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट है 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर होता है? अब ये घड़ी में देखने लग जाना, ये टाइम वाला नहीं है, ये एंगल वाला है। 1 डिग्री के 60 छोटे छोटे पार्ट होते हैं, 1 डिग्री के 60 छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन्हें मिनट बोलते हैं। और ये भी अपन सीख के आए हैं कि 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन, इसका मतलब 60 मिनट हो गया पाई बाय 180। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 60। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, 180 और 60। सॉल्व करके देखें क्या आता है आंसर। तो आंसर आना चाहिए 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, अगेन ये टाइम वाला नहीं है, ये एंगल वाला है। जैसे 1 डिग्री के 60 छोटे मिनट करे थे, ऐसे ही 1 मिनट 60 छोटे भागों में बटा हुआ रहता है। 1 मिनट 60 छोटे भागों में बटा रहता है, उन्हें बोलते हैं सेकंड। तो अपने से ये पूछ रहे हैं 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? तो अपन ये करा था 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। तो यहाँ से अपन ने ये निकाला था कि 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे? पाई बाय 180 इंटू 60। ठीक है ना, 1 मिनट में इतने रेडियन होंगे। अब लेकिन 1 मिनट तो 60 सेकंड के बराबर होता है, तो 60 सेकंड में पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन हो गए। क्वेश्चन में लेकिन 1 सेकंड में कितना रेडियन है ये पूछा है। दिस इज पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू 60। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आंसर आएगा 4.85 इंटू 10⁻6। तो सबसे बेटर है इन वैल्यूज को लर्न कर लो। 4.85 इंटू 10⁻6, इतना लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लो, ये तो काम आती रहती है। अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 49 इज 1 2 3 4। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या सिखाया था? सबसे पहले अपन को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो भी नंबर दे रखा है उसको अपन को इस रेंज में बदलना पड़ता है। 0.5 से तो बड़ा और 5 के बराबर या छोटा। फिर बदलने के बाद जो भी 10 पावर आती है उस 10 पावर को अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 49 को बदलना है, चलो अब बदलते हैं। ये 9 है, 4 है, यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ। तो क्या ये 0.5 से बड़ा हुआ? नहीं भाई, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा नहीं है। तो चलो फिर एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं। क्या ये 0.5 से बड़ा है? क्या ये 5 से छोटा है? तो ये इस रेंज में आ गया जो अपन को चाहिए था। अब ऐसे पॉइंट लगाने से क्या हुआ? एक पॉइंट लगाया तो पावर में 1 लिख देंगे। तो फिर इस पावर को ही क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो पहले तो इस रेंज में बदलो जो ऊपर रेंज बताइए, फिर देखना 10 पावर कितनी आई तुम्हारे, उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 999, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 होगा। कैसे होगा?
ये 999 3 नंबर को देख के नहीं सोचना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या सिखाया, जो भी नंबर दे रखा है उसको कन्वर्ट करो 0.5 से तो बड़ा और 5 के बराबर या छोटा। ऐसा बदलने के बाद जो भी तुम्हारी 10 पावर आएगी वो होगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 999 इसको बदलना है तो 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो 10 पावर 3 लिख देंगे। इसको ये भी कह सकते हैं। अब ये 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल है। 5 से छोटा है, बिल्कुल है। आ गया इस रेंज में, तो ये 10 पावर जो भी होगी इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगला क्वेश्चन है 0.99 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो क्या सिखाया था, जो भी नंबर दे रखा है उसको 0.5 से तो बड़ा और 5 के बराबर या छोटा, इसमें बदलने के बाद जो भी 10 पावर होती है उस पावर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर है 0.99। पहले एक बार चेक कर लो कहीं ऑलरेडी तो नहीं है इस रेंज में। 0.5 से बड़ा है, हाँ। 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो 10 पावर क्या है, कुछ नहीं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 0 ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1001। तो क्या सिखाया, जो भी नंबर दे रखा है उसको 0.5 से तो क्या कर दो बड़ा और 5 के बराबर या छोटा, इस रेंज में ले आओ। फिर जो भी 10 पावर होगी उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 1001, एक काम करते हैं 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो इसको 10 पावर 3 लिख देंगे। इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल है। 5 से छोटा है, बिल्कुल है। तो रेंज में आ गया, तो इसकी पावर को क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगला क्वेश्चन, शेडो ऑफ ए टावर, एक टावर बना देते हैं। शेडो पड़ रही है इसकी जमीन पर। इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज एट 60 डिग्री। भाई सन जो था वो इससे जब 60 डिग्री पे था, यहाँ तक तो लाइट आ रही थी, लेकिन ये अब ये बीच में खड़ा हुआ है टावर, तो यहाँ नीचे नीचे तो लाइट नहीं आएगी। यहाँ इतनी बड़ी शेडो बन रही थी। अब बोला सन की पोजीशन चेंज हुई, यहाँ चले गया और लाइट यहाँ ऐसे पहुँच रही है, तो मतलब अब शेडो इतने बड़े एरिया में बन रही है, ज़्यादा बड़े एरिया में बन रही है भाई अब तो शेडो। अब तो परछाई इतने बड़े एरिया में बन रही है इसकी टावर की। पहले छोटी सी जगह पे बन रही थी, अब इतनी बड़ी जगह पे बन रही है। ऐसे ही होगा ना भाई, लाइट पहुँचेगी तो ये बीच में दीवार खड़ी हुई है, टावर खड़ा हुआ है, तो इससे रुक गई ना लाइट, तो यहाँ जहाँ पे रुकती है वहाँ शेडो बन जाती है। तो बोल रहे हैं यहाँ 30 डिग्री पर ऐसा था और 60 डिग्री पर ऐसा था। अब बोल रहे हैं कि 50 मीटर ज़्यादा बन रहा है पहले के मुकाबले। 30 डिग्री पर था तो 50 मीटर ज़्यादा बन रहा है। भाई पहले तो ये 60 डिग्री पे था, 60 डिग्री पर था सन, तो शेडो इतनी सी जगह पे बन रही थी। अब 30 डिग्री पे हुआ तो ज़्यादा बन रही है। कितनी ज़्यादा बन रही है, 50 मीटर लॉन्गर, इतनी ज़्यादा बन रही है। मतलब अगर इस पॉइंट को P नाम दे दूँ, इसको Q नाम दे दूँ, तो ये एक्स्ट्रा बन रही है, मतलब इतनी, ये 50 मीटर है। तो बोल रहे हैं कि इस टावर की हाइट क्या होगी अगर ऐसा केस आ रहा है। तो ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और ये एक और एंगल बन रहा है, ऐसे दो एंगल बन रहे हैं। और ये पॉइंट P दे दिया, इसको Q दे दिया। P Q के बीच का डिस्टेंस ये वाला, इसे D बोल दिया, इतने से डिस्टेंस को। और इस टावर की हाइट को H नाम दे दिया। ठीक है, इस एंगल को θ1 नाम दे दो, इसको θ2। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है हाइट का, D अपॉन कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। इस फॉर्मूले से हाइट निकाल जाती है बहुत जल्दी से, इजीली। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे। तो D कितना है, 50। कॉट θ2 कितना दिख रहा है, कॉट 30। कॉट θ1 कितना दिख रहा है, कॉट 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगी, हाइट। अब कॉट 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 का उल्टा।
√3। cot 60 क्या होता है, tan 60 का उल्टा 1/√3। अब इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आता है। तो करेक्ट आंसर 25√3 ये आएगा आपके आंसर। तो मतलब मेन फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, d/cot θ2 माइनस cot θ1। जब ऐसे ट्राइंगल्स बने और अगर अपन को हाइट निकालनी हो और खाली ये वाला डिस्टेंस दे रखा हो, ये θ1 दे रखा हो, ये θ2 दे रखा हो और हाइट निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, जल्दी से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप मैथ्स के सिंपल तरीके अपनाओगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय टावर। भाई एक टावर है, मान लो ये रहा, एक मैन को इसका डिस्टेंस नापना है अपने जहाँ पे खड़ा है। ही स्टैंड एट पॉइंट ए, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ खड़ा है। टावर इज एट सी, टावर सी पर है, ये वाला डिस्टेंस नापना है। ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी के परपेंडिकुलर तो यही होगा, अप टू बी, बी पॉइंट तक गया, विच इज एट डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर दूर था। ही लुक्स एट सी, अब बी पे जाके भी टेलीस्कोप की ट्यूब से सी को देखा। द पैरेलैक्स इज 40 डिग्री, पैरेलैक्स 40 डिग्री है। अभी पैरेलैक्स क्या होता है, एक ही चीज को, मतलब सी को देख रहे हैं ना, एक ही चीज को दो डिफरेंट पॉइंट से देखें, ए से देखा, बी से देखा, तो ये जितना एंगल में चेंज आया इसे पैरेलैक्स बोलते हैं। फिर से एक ही चीज को, जैसे सी को देख रहे हैं, दो अलग अलग लोकेशन से, पहले ए जगह से देखा फिर बी जगह से देखा, तो ऐसे लोकेशन चेंज करके सेम बॉडी को देखते हैं, तो जो भी एंगल में चेंज दिखता है उसे पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब अपने को क्या पता करना है, ए से सी तक का डिस्टेंस पता करना है। और यहां पर अपने को क्वेश्चन में tan 40 की वैल्यू गिवन आएगी, ये वैल्यू गिवन है। तो कैसे पता करें, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 40 के सामने की साइड को, इस एंगल के सामने को परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस, बेस क्या हो जाएगा, ए सी। भाई 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री के सामने को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ए सी बेस ही होगा। तो ए सी कैसे निकालें, 100/tan 40 मीन्स 100/0.8391। इसको सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आता है। तो करेक्ट आंसर आएगा 119। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ एटम इज 2.5 × 10⁻13, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ऑप्शन ए है 3.9 × 10⁻14, बी 2.8 × 10⁻12, 3.2 × 10⁻11 या नन। तो आपको क्या सिखाया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। एक एटम का है तो एक मोल का निकालना है, ये तो एक एटम का है, एक मोल का मतलब क्या हो गया, इतने एटम्स, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आएगा। जल्दी से करके देखें क्या आंसर आता है। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सोलर कांस्टेंट। भाई पहले सोलर कांस्टेंट तो पता होता क्या है, सन की कितनी एनर्जी गिर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, इसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो बोले इसका डायमेंशन mt होगा, mt-3 होगा, mlt-1 होगा या नन। 4 ऑप्शन सामने, क्या होगा, देखो एनर्जी का होता है mL2t-2, एरिया का होता है L2, दिस इज टाइम, टाइम का T1, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, ये T1 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, -2 और -1 हो जाएगा -3। तो क्या होगा आंसर, 4 ऑप्शन सामने, क्या दिख रहा है, यस mt-3। अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज mt 80 mlt-3 नन। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, I का फॉर्मूला Q/T होता है, तो Q का फॉर्मूला IT हो जाएगा। करंट को एम्पियर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो चार्ज का यूनिट हो गया एम्पियर सेकंड। गुलाम तो होता ही है लेकिन एम्पियर सेकंड भी होगा। गुलाम क्यों नहीं यूज़ करा, वो बेसिक नहीं है, 7 बेसिक क्वांटिटी पड़ी है ना, उसी के रूप में कुछ देखना होता है।
तो एम्पियर का ए, सेकंड का टी, दिस इज ए टी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको सही? ए बी सी डी, यस बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करा गया, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा गया और वो आया, एक बार रीडिंग आई 1.45, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करा तो 1.56 आया, तीसरी बार मेज़र करा तो 1.54 आ रहा है, चौथी बार मेज़र करा तो रीडिंग 1.44 आ रही है। एक ही चीज़ की बार बार रीडिंग ले रहे हैं, ग्लास स्लैब की, अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चे के। अगली बार आ रहा है 1.53। बोले इतने सारे आंसर आ गए, अब बताओ कि भाई तुम तो एरर करे हैं, सेम आंसर तो आया नहीं। तो बोले परसेंटेज एरर निकालो। तो कैसे निकालते हैं? और अपने पास 4 ऑप्शन है, 2%, 3%, 4% और नन। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? पहले इन सबको जोड़ लो तो आएगा 9.06 और इसको डिवाइड दे दो 6 से। 6 क्वांटिटी है तो 6 से डिवाइड दे दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पास ये आएगा इनका मीन और दैट इज अप्रॉक्स 1.51। पहला काम तो ये कर लो। अब उसके बाद क्या करना है? ये जो मीन आंसर आया इसे ट्रू वैल्यू मान लेना और हर एक रीडिंग और इस आंसर में ये मीन जो आंसर आया है इसका डिफरेंस करना, मतलब 1.51 और 1.45 इसका डिफरेंस करना मॉड में, ऐसे हर एक रीडिंग का डिफरेंस करना। ये जाएगा 0.06। सिमिलरली अगर सेकंड वाले का डिफरेंस करो तो 0.05 आएगा। ऐसे ही तीसरा रीडिंग का और इस एवरेज का डिफरेंस करें तो आएगा 0.03। ये सब क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग में एरर, हर एक रीडिंग ट्रू वैल्यू से कितना दूर है। अगले वाले में 0.07, अगले वाले में डिफरेंस करें तो 0.04, अगले वाले का डिफरेंस करें तो 0.02। ऐसे एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब आप एक काम करें, इनका भी मीन निकाल लें, डेल्टा ए बार कहते हैं इसको। इन सबको जोड़ लें और डिवाइड बाय 6 कर दें। 6 रीडिंग है ना, तो क्या आंसर निकला? 0.0433। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है और जो मीन वैल्यू आई है उसका रेशियो करके इंटू 100 कर देते हैं, ऐसे परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो 0.04 डिवाइडेड बाय 1.51 इंटू 100 करके देखें तो क्या आंसर आएगा? 2%, 3%, 4% या नन। ये मेथड है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। वैल्यूज कुछ भी आ जाए, तरीका ये है, मेथड ये है। पहले आप सबको जोड़ लें, उसका एवरेज निकाल लें, फिर जो एवरेज आया उसी को ट्रू वैल्यू माने और हर एक रीडिंग का डिफरेंस करते जाएं, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और फिर सारे एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, 3%। अगला क्वेश्चन है, इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विड्थ, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 3%, 4%, 5%, तो परसेंटेज एरर वॉल्यूम में कितना होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH क्यूबॉइड के। तो परसेंटेज एरर का क्या करते हैं? ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी एरर्स देवे होंगे, है ना, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स का क्या करना होता है? एरर्स को जोड़ के लिखना होता है। तो 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 12%। कहाँ है ये आंसर? है क्या कहीं ABC 12% है क्या? नहीं है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, एरर्स हमेशा ऐड करके ही आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन है, इन अ मेजरमेंट वैल्यू ऑफ V की वैल्यू है 100 ± 5 वोल्ट और I की वैल्यू है 10 ± 0.4 एम्पियर। तो बोल रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जानते V/I, V को I से डिवाइड कर दो, 100 को 10 से, तो 10 आ जाएगा ओम। फिर एरर्स का क्या होगा? एरर्स को डिवाइड मत कर देना, पहले का परसेंटेज एरर निकालो। 5 एरर आ रहा है 100 में, तो मतलब पहले में 5% का एरर है। दूसरा 0.4 है और मेन वैल्यू है 10 × 100, तो दूसरे में कितना आया? 4%। तो एरर्स का क्या बताया था? जोड़ के लिखना है, 5 + 4 9%। ये होगा आंसर।
क्वेश्चन 100, 2.4689 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5, कितना आंसर दिख रहा है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.246, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 1 2 3, कितना आंसर होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगला क्वेश्चन सिंगल वैल्यू 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अरे भाई सिंगल वैल्यू बोला तो एक ही तो सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन 103, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, भाई मेजरमेंट करा लेकिन सर्टेन नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़े हो रही है, क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 32.6 डिवाइड बाय 2.8, आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ऑप्शन है 12, 11.62, 13 एंड डी 14। तो क्या होगा करेक्ट? तो वैसे तो आंसर आएगा 11.62, लेकिन ये देख के बी ऑप्शन टिक मत कर देना। फिर क्या करें? सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखते हैं? डिवाइड या मल्टीप्लाई में? टोटल नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 डिजिट है, तो लीस्ट कितने हो गए? 2 डिजिट। तो आंसर में भी 2 डिजिट ही चाहिए, मतलब 11.62 को राउंड ऑफ करके 2 डिजिट में बदलना है। तो देखो एक डिजिट तो लिख दी 1, अब आगे 1 और 62, तो 6 है, ज़्यादा नंबर है, तो राउंड ऑफ करके इसको क्या लिख देंगे? 1 को बढ़ा के कितना लिख देंगे? 1.6 हो गया ना एक तरह से, तो 2 के नियर अबाउट हो गया ना, तो 12। तो करेक्ट आंसर 12। अगला क्वेश्चन, तो ये आपने डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस के रूल सीखे होंगे, वो सारे अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। 8.4 इंटू 5 बोल रहे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करें तो 5 4 से 20, 5 से 40, 42, आंसर ये होना चाहिए। लेकिन रूल क्या है? आंसर लीस्ट डिजिट में रिपोर्ट करना है। तो ये है 1 डिजिट, ये 1 डिजिट दिख रही है, और यहाँ कितनी डिजिट दिख रही है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही है। तो हमेशा आंसर में लीस्ट डिजिट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, मतलब 1 डिजिट ही लिखनी है। तब 42 का 4 थोड़ी ना लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, 42 का राउंड ऑफ 40 होगा। तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर। रेसिप्रोकल ऑफ डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड का जो डायमेंशन है इसका रेसिप्रोकल करना है। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन टी होती है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/t। तब क्या आंसर आएगा? t⁻⁻1। अगला क्वेश्चन है लोएस्ट काउंटेबल रीडिंग इज कॉल्ड, सबसे छोटी रीडिंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। सबसे छोटी जो रीडिंग अपन नाप सकते हैं, जैसे मान लो कि एक स्केल है, 1 2 3 4 5 डिवीज़न है, इसको नाम दे दिया O A B C D E। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? सबसे छोटी रीडिंग O से A तक की रीडिंग, या A से B तक की, या B से C तक की, या C से D तक की, या D से E तक की, सबका वैल्यू एक ही आएगी। मतलब सबसे छोटी रीडिंग, एक ब्लॉक की रीडिंग, इसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? देखो रेजिस्टेंस होता है V/I, और V को वर्क डन टू मूव चार्ज भी लिखते हैं, और चार्ज Q को IT लिखते हैं। I होता है Q/T, तो Q को IT लिख सकते हैं ना। तब डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? देखो वर्क का होता है M/L2T-2, I एम्पियर होता है, A दिस इज T, टाइम का T, वापस आगे I है एम्पियर, तो 1 एम्पियर हो गया, एम्पियर 2 हो गए। फाइनल आंसर M/L2, ये 1 ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो कुल मिला के -2 और -1 हो जाएगा -3, और A ऊपर जाएगा A-2। इस तरह से ये रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फार्मूला आया। इस तरह से अपने ये 108 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और अब आप बिल्कुल एडवांस लेवल के लिए तैयार हो गए हैं। ये फर्स्ट लेवल आपने क्लियर कर लिया है, और अब आप सेकंड लेवल की तरफ पहुंचेंगे, जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक यू।